नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच अब जालाना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की 78 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त किया है। इसमें 200 एकड़ जमीन, एक कारखाना और कुछ फ्लैट शामिल है। खोतकर उद्धव गुट के नेता माने जाते हैं। यह कार्रवाई देर रात हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से चल रहे राजनीतिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है, जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और इस बीच शिवसेना ने 4 और बागी विधायकों के निलंबन के लिए उनके नाम महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास भेजे। इससे पहले 12 के नाम वहां पर थे और अब कुल 16 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने पार्टी की अर्जी स्वीकार कर ली है और इन 16 विधायकों को आज नोटिस भेजा जा सकता है। इस नोटिस का उन्हें सोमवार तक जवाब देना होगा। वहीं आदित्य ठाकरे आज शाम 6 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने वाले हैं। इधर एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 30 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर जलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान नारे लगाने या स्पीकर पर गाने बजाने की भी अनुमति नहीं होगी। उधर पुणे में शिवसेना विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है। इसके अलावा उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। उनके ऑफिस और दुकानों की दीवारों पर शिवसैनिकों ने गद्दार भी लिखा है। आपको बता दें कि तानाजी सावंत एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि किसी भी शिवसेना विधायक या उनके परिवार की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी खबर आ रही है तो ये बिल्कुल झूठी है। उन्होंने कहा कि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही गृह विभाग ने राज्य में किसी विधायक की सुरक्षा के वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच शिवसेना का सीनियर नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वो इस खेल में ना पड़े। राउत ने कहा कि हमारे मन में फडणवीस के लिए प्यार और सम्मान है। अगर आप इस खेल में पड़ेंगे तो वो सम्मान खो देंगे। तो इधर शिवसेना विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा वापस लेने के आरोप पर संजय राउत ने कहा कि ये सच नहीं है। विधायक महाराष्ट्र में नहीं है और शिवसैनिक अभी सड़कों पर नहीं आए हैं। हमने उन्हें शांत रहने के लिए कहा है। बकरी जैसे बे 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 कर रहे हैं। हाँ, छोड़ दीजिए ये बात, अभी भी मौका नहीं गया है। कल भी रात को शरद पवार साहब और अजित पवार साहब, जयंत राव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातुश्री पे आए थे। उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहाँ से 10 एमएलए ने हमसे बात की है, उनके मौजूदगी में। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है? आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक। बात ऐसी है, देखो मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले तो जिस तरीके से तमाम दोनों ही राजनीतिक दलों के जो तेवर हैं वो कभी नरम दिख रहे हैं तो कभी गर्म दिख रहे हैं। इस समय जो स्थिति है वो देख लीजिए कि ईडी की एंट्री इस पूरे मसले पर हो चुकी है और दूसरी तरफ शिव सैनिकों का गुस्सा अब फूटने लगा है और शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके घरों में, उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है और उनकी दीवारों पर लिखा जा रहा है गद्दार सावंत।
तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ श्याम झा जी, नेता बीजेपी से मौजूद हैं, मुन्ना खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और दीपक राय जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मुन्ना खान जी, आप ही के पास आना चाहूंगे, चर्चा की शुरुआत आप ही से। आखिर क्या ये कारण है कि अब जो तेवर है वो बदल रहे हैं? अभी तक अपील की जा रही थी और अब तोड़फोड़ तक पर बात आ गई है। शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और जो तस्वीरें हमने देखी वो तमाम चीजें हमने देखी। आपको उससे पहले मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रामदास अठावले क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। योग्य अजिबात नाही आहे, त्यामुळे पोलिसांच्या समोर जर त्या ठिकाणी बोर्ड तोडले जात असतील तर ही सरकार तुमचं आहे आता सध्या तरी, आणि अशा अवस्थेमध्ये असे बोर्ड तोडणं योग्य नाही आहे। त्यांनी माननीय उद्धव ठाकरे यांनी सगळ्या शिवसैनिकांना आदेश दिले पाहिजे आणि शांततेनं जे काय असेल तो त्या पद्धतीने पुढे जायला पाहिजे। जर तुम्हाला वाटतंय की ते आमदार इकडे आल्यानंतर आमच्याकडे येतील तर ठीक आहे, जे तुमच्याकडे येतील ते तुमच्याकडे येतीलही, परंतु एकदा ते गेलेले आमदार तुमच्याकडे येतील अशी परिस्थिती अजिबात नाही आहे। पण ठीक आहे, तर तुम्हाला प्रयत्न करायचा असेल तुम्ही करू शकता, पण दादागिरी करणं बरोबर नाही आहे आणि या दादागिरीने सुद्धा उत्तर दिलं जाऊ शकतं असं आपलं मत आहे। आणि जर एकनाथ शिंदे यांच्यावर जर अन्याय होत असेल तर माझ्या पक्षाचे लोक सुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहतील अशा पद्धतीची माझ्या पक्षाची भूमिका राहणार आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है। जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़कर चले गए हैं। शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है, तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे? तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं, लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डेप्यूटी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं, तो उनको मतलब शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। जो तोड़फाड़ हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के सामने इसी तरह की तोड़फाड़ हो रही है, ये बात बिल्कुल नाजायज़ है और बहुत ही गंभीर बात है। तो पुलिस ने ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके सभी एमएलए के घर को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। ऐसी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागिरी अगर करने की कोशिश होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है। आपने कहा अल्पमत है, इलीगल है जो भी चल रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम हाउस में मेजोरिटी दिखाएंगे। अभी इतनी माइनॉरिटी में गए हैं और मेजोरिटी कहाँ से दिखाएंगे? तो रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया अभी हाल ही में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि बीजेपी का इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी, आखिर क्या कारण है कि इतने तिलमिला गए हैं शिव सैनिक? मुस्कान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। ये सरकार बहुत ही स्थिर तरीके से चल रही थी और उद्धव ठाकरे जी के जो कार्य है 3 साल के, वो सराहनीय कार्य थे। ये चीज बीजेपी को हजम नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईडी का मसला, ईडी अपना काम करे, इसमें केंद्र को किसी दल को शामिल होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी विषय है वो ईडी का मसला है और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं केंद्र शासित जो केंद्र है वो उनका भी हस्तक्षेप है और ईडी का बिल्कुल सादा दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके जितने भी एमएलए हैं वो बार बार ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए।
आप बीजेपी में शामिल हो जाती है। इनकी मंशा क्या है? ये जो हिंदुत्व का बहाना दे रहे हैं, ये हिंदुत्व का कोई बहाना नहीं है। ये जो ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो डर और भय दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से भी चलती हुई सरकार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत अच्छा कार्य महाराष्ट्र में कर रही थी और वो जनता की उम्मीद तो बिल्कुल खड़ी उतर रही थी। तो मैं ये चाहता हूं कि केंद्र इस तरीके की कोई भी ऐसा कार्य न करे जो राज्य के चलते हुए सरकार को किसी तरह का दिक्कत है, नुकसान है। आज वहां जनता इस तरीके से परेशान है। दूसरी चीज मुस्कान जी, मैं ये समझता हूं कहीं न कहीं ये अग्निपथ का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश हो रही है। मैं कह रहा हूं ईडी का मसला है, ईडी या सीबीआई वो अपने कार्य करेंगे। इसमें इस तरीके से भूचाल आना, कई न्यूज चैनलों पे ये दिख रहा है कि बहुत हो गया बवाल, अब नहीं रहेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। कई ऐसे तरह के उपयोग हो रहे न्यूज चैनलों पे, मतलब हवा बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं ये इतनी बड़ा कोई इशू था ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर कोई करप्शन किया है, एमएलए अगर शिव सैनिक का कोई करप्ट है, कोई मंत्री करप्ट है, तो हमारी जो संस्था है वो बहुत सक्षम है, उसकी जांच करेगी, पड़ताल करेगी। जो चीज सामने वो सामने तक आएगा। इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में भूचाल खड़ी कर देना, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा देना, कभी एमएलए को सूरत बुलाना, फिर 2600 किलोमीटर दूर आसाम ले जाना, और आसाम में अभी मुस्कान जी ये हालत है कि 50 लाख लोग बेघर है, 1600 गांव डूबे हुए। उसकी चिंता किसी को नहीं है, ना केंद्र को है ना राज्य को है। लेकिन यहां से जो 50 एमएलए के, उसकी चिंता असम के मुख्यमंत्री को है, वहां के एमएलए को है। तो मैं कहता हूं ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूं केंद्र भी इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जरूर कर रहा है। ठीक है, जवाब लेकिन मुझे नहीं मिला। जो शिव सैनिक सड़कों पर इस तरीके से कर रहे हैं, कार्यालय में इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कितने सही समझ रहे हैं आप? सही तो ये भी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है, ये शिव सैनिक समझे। मैं कहता हूँ किसी भी समस्या का समाधान तोड़ फोड़ या उपद्रव नहीं है। आप शांति से बात हो सकती है, आप विरोध प्रकट कर सकते हो, उसके लिए धरना है, प्रदर्शन है, आप अपनी बात आगे तक ले जा सकते हो। लेकिन तोड़ फोड़ या आगजनी या बवाल, ये किसी भी समस्या का मैं समझता हूँ ये समाधान नहीं है। इस तरीके की राय के अंदर, इस विचार विमर्श के अंदर कांग्रेस पार्टी कभी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक गांधी जी के चलने के रास्ते, गांधी जी के रास्ते चलने वाले लोग हैं, हम लोगों को हिंसा नहीं चाहिए। ठीक है, श्याम झा जी, शाम 4 बजे कल रात भी ये मुलाकात हुई और शाम 4 बजे एक बार फिर से एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं असम में। जी देखिए, असम में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करना शिष्टाचार मुलाकात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महाशक्ति का नाम दिया इसे, महाशक्ति का, कल सुना होगा आपने, महाशक्ति से मिलकर आ रहे हैं वो। हाँ, जिस प्रकार से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है तो महाशक्ति ही कहा जाएगा। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी शक्ति दिखाई है महाराष्ट्र में, उनको महाशक्ति का नाम देना अनुचित नहीं है, उचित नाम है। और उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई नेता है और किसी दूसरे नेता से मिले तो उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, चलता रहता है, औपचारिकता है, होती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसको औपचारिक भेंट बता रहे हैं आप। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक सवाल मुन्ना खान जी ने किया कि वहां पर बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनको 1 कटोरी चावल और दाल दी जा रही है, और जब विधायक दूसरे राज्य से आए हैं तो उन्हें 56 लाख के कमरों में रखा जा रहा है और 56 लाख का खाना खर्च किया जा रहा है उन पर। क्या कर रही है सरकार? मुस्कान जी, वो कौन से होटल में रुके हुए हैं, कितने का खाना खा रहे हैं, या उनका होटल का टैरिफ क्या है, उसका बीजेपी से कोई सरोकार नहीं है। वो लोग अपने खर्चे पे आए हैं, चाहे फ्लाइट से आए, चार्टर्ड प्लेन से आए, चाहे ट्रेन से आए, वो उनका अपना लुकआउट में कैसे आए हैं, कहाँ रह रहे हैं और क्या खा रहे हैं, वो व्यवस्था बीजेपी का काम नहीं कि उनकी व्यवस्था क्या खाना देना है और क्या खिलाना है। तो वो इससे जोड़ना बिल्कुल ही अनुचित होगा। मुस्कान जी, ठीक है मुन्ना खान जी, सारी चीजों से किनारा कर दिया। हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं झा जी, मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि झूठ परोसने का काम न करें। मैं कहता हूं कि सूरत में जब एमएलए रुके, उस राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद उसे आसाम ले आया गया 2600 किलोमीटर, वहां भी बीजेपी की सरकार है, और जो ये कह रहे हैं उनका बीजेपी से कोई सरोकार नहीं है। तो मैं कह रहा हूं 50 एमएलए से वहां के मुख्यमंत्री क्यों मिलने आए?
सोचने का काम आप ना करें। चलिए, मैं ठीक है। कहता हूँ मैं कहता हूँ ठीक है, मुस्कान जी, सूरत गए, ये ठीक है। हमारी बात पूरी होने दे। दादी हमारी बात पूरी होने दे, दादी हमारी बात भारत पूरी होने दे। भारत मैं के कहता हूँ नागरिक हैं, मुस्कान जी, जनप्रतिनिधि हैं, जिस कहीं भी तरह से जा सकते पैसे हैं, का उसमें कोई दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास, आ रही हूँ एक बार फिर से, मैं फिर से आऊंगी आप दोनों के पास। एक जांच का विषय है। आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही हूँ एक बार फिर से। दीपक राय जी, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है इसको किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं? देखिए, पहले ये जो यहाँ पर देखा जाए तो शिवसेना जो है वो बहुत नरम तेवर दिखा रही थी, लेकिन कल जैसे ही शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात हुई, 2 घंटे की मीटिंग हुई, उसके बाद से ये जो तेवर हैं वो इतने तीखे हो गए हैं कि आज तोड़फोड़ तक बात आ गई है। लेकिन मुसलमान पहले इन्होंने देखा ठाकरे जी ने ये देखा कि शायद ये जो बागी विधायक है वो मान जाए, बात करके मान जाएंगे, शायद इनको लगा आप ही मान जाएंगे। फिर देखा कि नहीं, एकदम वो खड़े हुए हैं, बहुत तजुर्बे से खड़े हुए हैं, जहाँ उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 40-35 से 48 सुनते जा रहे हैं। शायद इनके लग रहा है कि इनके पैर से जो है जमीन निकलती जा रही है, सत्ता जो है इनके हाथों से चली जा रही है। तो अब शायद उस तरीके से अगर उन्होंने 16 विधायकों की निलंबन की भी एक तरह से रिकमेंडेशन किया, और शिव सैनिक जो है उनको भी एक तरह से सड़क पर उतार दिया है कि आप विरोध प्रदर्शन कीजिए और भी कीजिए, जिसको प्रेशर करें। लेकिन अब जो है काफी जो डैमेज हो चुका है, तो उनके हाथ से एक तरह से सत्ता निकल चुकी है, तो वहां से बैठे उन्होंने हालात छोड़ दिया, एक तरह से मान चुका है तुम्हारे हाथ से सत्ता निकल। तो रास्ता यही है कि या तो जो विधायक है बीजेपी जो है के साथ गवर्नमेंट बना ले, यही होना है। जिस तरह से देखिए बीजेपी भी शांत बैठने वाली नहीं है, वो भी डेवलपमेंट देख रही है, 106 सीट पाके उसको सरकार बनाने को नहीं मिला, तो वो सरकार रही है, तो उसका कहीं न कहीं जो है आज ये फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसलिए तो मेरा ख्याल है कि बीजेपी से गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, दीपक राय जी, एक बात कही जा रही है शिव सैनिकों द्वारा कि जो बीजेपी है वो शिवसेना माफ कीजिएगा, वो जनता के जो जनादेश है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम शुरुआत पे थोड़ा पीछे जाएं तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को जनता ने जनादेश दिया था, उस समय उनको दोनों को बहुमत मिला था, लेकिन सिर्फ गद्दी के लिए उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति वहां पर की, और तमाम तीन जो पार्टियां हैं वो मिलकर सरकार इस समय चला रही हैं। तो क्या जनता का जनादेश इस समय सही माना जा रहा है? देखिए सही बात है कि जनता ने बीजेपी और शिवसेना को दिया था मैंडेट, वो चाहे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उद्धव ठाकरे की गद्दी चाहिए तो उसकी लालसा उन्होंने जो है कांग्रेस से हाथ मिला लिया और एनसीपी से हाथ मिला लिया, और 2.5 साल में उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे कहा जाए कि विकास के काम किया। आप देखिए ये जो 2 नेता थे बड़े बड़े देशमुख थे और वो एक और नवाब मलिक थे, वो लोग जेल गए, तो सभी जो है पूरी जो सरकार की मौत हो गई। और उधर ठाकरे देखिए 2-3 काम ऐसे उन्होंने किया कि शायद बहुत ही एक तरह से राजनीति का वेंडेटर की बात करते हैं, चाहे कंगना रनौत का मामला जो उन्होंने उनके अगर बोल दिया तो उनके घर को गिरा दिया गया। तो इस तरह की जो कार्रवाई है बहुत एक तरह से कमजोर सरकार की रही। देखिए शिवसेना का जो आप देखिए प्रवृत्ति रही है, कभी भी राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं रही। बाला साहब ठाकरे जब भी थे उन्होंने राजनीतिक होने की कोशिश नहीं की, शायद उनकी राजनीतिक मतलब कभी नहीं की, ऐसा ऐसे किंग मेकर काम किया और शायद वो चीज कंटिन्यू करना चाहिए शिवसेना। लेकिन उन्होंने कहीं जो सत्ता की लालसा होती है, जो एक महत्वाकांक्षा होती है, शायद वो उधर जाकर उस पर बैठ गए और उस तरह की राजनीतिक जो परिपक्वता है वो नहीं है। अभी जैसे अभी कुछ भी नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया, तो शायद ये कहीं कहीं एक तरह से जनता से धोखा भी है। तो फिर आप मुख्यमंत्री है, सिटी मुख्यमंत्री है, सब कुछ है, आप आवास खाली कर देते हैं, उसके बाद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये चीज कहीं कहीं परिपक्वता भी दिखती है, राजनीतिक परिपक्वता दिखती है कि जैसे आप जनता से धोखा करते हैं, शायद सरकार चलाने के आप में वो भी नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी उत्तरदायित्व होता है, संवैधानिक उत्तरदायित्व होता है, उसको आपने हमें ना या आप सिटी या तो आप इस्तीफा देके बाद छोड़ के आप या तो बाकी लोगों को इन्वाइट करके गवर्नमेंट चला रहे थे। कहीं कहीं एक जो है निर्णय करना चाहिए था। आज उन्होंने एक तरह से एक संसद जो है पूरे राजनीतिक संकट में क्या कर सकता है, और ये उनकी एक बहुत बड़ी बात। ठीक है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये बात कह चुके हैं कि मैंने सीएम हाउस छोड़ा है लेकिन अभी पद नहीं छोड़ा है, और ये जो यहाँ पर जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 16 विधायकों पर आज फैसला भी आ सकता है। कहा जा रहा है कि अभी जो बैठक जो चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें विधायकों पर फैसला आ सकता है, जो 16 बागी विधायक हैं उनकी योग्यता को रद्द करने का। ये फैसला कितना सही समझते हैं आप? देखिए उन्होंने किया तो आपकी ये तो डिप्टी स्पीकर के हाथ में है, और एक संवैधानिक जो कानूनी हुआ है एक तरह से नजरिया है वो भी देखा जाएगा।
अब डिप्टी स्पीकर जहाँ पे ठहराते तो शायद फिर जो है उनके लिए तो भाई के लिए फिर से मुश्किल आएगी। ये कानून के हाथ में है कि देखिए कानूनी जो है नजरिया जो है ये कितना संवैधानिक रूप से सही होगा कि जो भाई ग्रुप है बीजेपी से मिल जाए वो उसको सपोर्ट करे। ये गवर्नर भी उस पर करता है, वो कानूनी कुछ हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट बनाने करता है। इस तरह से असेंबली तो बंद नहीं होगी, लेकिन फिर उसके बाद फ्लोर गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट फिर कह सकते हैं उसमें जो भी विधायक अगर एक पार्टी क्लेम करती है पीएमएलसी टेन तो नेता दिया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुन्ना खान जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी कि जो जिस तरीके से बीजेपी के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं किसी भी राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सीधा सीधा लोकतंत्र का हत्या ही है। तो ये चुने हुए सरकार के साथ इस तरीके से किसी भी तरह से ये नहीं होने चाहिए और बिल्कुल स्वरूप चलने देना चाहिए। जो आगे जनता के जो मेन गहन मुद्दे थे उसके ऊपर काम हो रहा था। 3 साल से जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो बहुत बेहतर काम कर रही थी और ये चीज बीजेपी को हजम नहीं। तो मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से धन बल और ईडी सीबीआई का डर दिखा करके जो ये कार्य किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये सत्ताधारी लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये हमारे बीजेपी के जो मित्र कह रहे हैं कि इनसे बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये चीज तो फिर आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आप किस तरीके से कह सकते हो कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है, जबकि जो एमएलए गए यहाँ से वो एमएलए बार बार उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कह रहे कि आप बीजेपी के साथ हो जाओ, बीजेपी के साथ हो जाओ, हमें बचा दो, बीजेपी के साथ हो जाओ, आप चाहो तो मैं आपको मेल में भेज सकता हूँ। तो ये धमकियां नहीं है तो और क्या है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है। मैं कह रहा हूँ कि ये ईडी अगर उसकी जांच करे तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए, हमारी जो सरकारी संस्थाएं बहुत सक्षम है इनमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये एमएलए और ये मंत्री अगर ये बीजेपी में गए तो क्या इसकी फिर जांच होगी? जिस तरह से आपने ये बंगाल के अंदर क्या कि जितने भी एमएलए एमपी गए आपके अंदर किसी के भी जांच नहीं हुए, शारदा घोटाला में नाम होने के बाद भी किसी की जांच नहीं हुई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो एमएलए एमपी आपके साथ जाएंगे, बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, क्या उनपे फिर दोबारा जांच होगी या फिर वो दूध के धुले हो जाएंगे या वॉशिंग मशीन से निकल कर आ जाएंगे? हमें आप ये तो महाविकास आघाड़ी सरकार भी नहीं है ना मुन्ना खान जी, महाविकास आघाड़ी में दूसरी नहीं है। आप देख लीजिए, अब जिस तरीके से ये सावंत के घर के बाहर जिस तरीके से उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, दूसरी तरफ रामदास कदम उन पर भी कार्रवाई करने की कोशिश में है। शिवसेना लगातार कोशिश कर रही है उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो उनके बेटे हैं वो शिंदे गुट के समर्थक है, शिंदे गुट में है। सिर्फ सत्ता बचाने के लिए सुनिए, सिर्फ सत्ता बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे? नहीं, बात सत्ता बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान जी, मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, ये कि सत्ता बचाने की बात नहीं हुई, ये बात तो लोकतंत्र की हत्या की होगी। मैं कह रहा हूँ अगर कोई दोषी है, अगर दूध के धुले नहीं है, अगर वो करप्ट है, उनके कोई भी एमएलए एमपी या मंत्री, तो मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है और हमारी जो सरकारी संस्थाएं वो बहुत सक्षम है जांच करने में। मैं कहता हूँ जांच होने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो शिवसेना के एमएलए या एमपी अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनकी जांच क्यों बंद हो जाती है? मैं कह रहा हूँ मुकुल राय की जांच हुई, आज तक नहीं हुई। तो मैं यही तो सवाल कह रहा हूँ, बार बार कई ऐसे नेता है जो बीजेपी में जाने के बाद उनकी जांच नहीं होती है। तो सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी में जाते ही बंदा साफ सुथरे होकर बाहर निकल जाता है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ झा जी से। ठीक है, झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? झा साहब, मैं मुन्ना खान जी को एक बात तो मैं इनको क्लियर कर दूं। मुन्ना खान जी, ईडी का जो गठन हुआ था मनमोहन सिंह जी ने किया था और ईडी को जो पावर दी थी पी चिदम्बरम ने दी थी। और हाँ, मैं पूरी बात कर लूं फिर आप। और आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी को काम करना चाहिए और एक तरफ जांच एजेंसी काम करती है तो आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं और जांच एजेंसी के कार्यालय को घेरने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं। तो ये दोहरी नीति कहाँ से लाते हैं आप? वो एक तरफ आप कहेंगे कि जांच होनी चाहिए और रही बात महाराष्ट्र की, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तोड़फोड़ ना हो
और ये आगजनी ना हो, इसके लिए हम लोग पुलिस को हाई अलर्ट पे ला रहे हैं। पुलिस हाई अलर्ट पे होने के बावजूद कैसे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे आगजनी हो रही है, कैसे पथराव हो रहा है, ये क्या पुलिस को अलर्ट केवल आपने शिवसेना के जो बाला साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए और कांग्रेस के लिए ही किया है या और दूसरे दलों के लिए भी किया है? और रही बात मैंडेट की, तो महाराष्ट्र में जो मैंडेट दिया था जनता ने, मैंडेट शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को दिया था, और उस मैंडेट का आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आपने तो लोकतंत्र की हत्या करते हुए उस मैंडेट को किनारे करके षड्यंत्र पूर्वक सरकार बनाई। आपने तो जनता के मैंडेट का मजाक बनाया, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का क्या हाल हुआ पूरे देश ने देखा। किस तरह से अर्णव गोस्वामी को आप लोग घसीट के लेके गए और थाने में ले जाके पीटा उनको। आप मीडिया को दबाना चाहते हैं, आप फिल्म स्टार्स को दबाना चाहते हैं। कैसे हत्याएं हो रही है फिल्म स्टार्स की, वहां हत्या वो खुल नहीं पा रहा है राज सुशांत सिंह राजपूत का, और वो राज खुलेगा तो उसमें भी कौन कौन लिप्त है वो भी अभी बाहर आएगा। एक बात ये भी बता दीजिए झा साहब, जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार आपके मुझे अच्छा नहीं लगता मुन्ना खान जी। झा साहब, बीजेपी पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं तमाम विपक्षी दल कि बीजेपी ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है, और इसकी एक बानगी अभी देख लीजिए जिस तरीके से अर्जुन खोतकर हैं, पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन पर अब कार्रवाई हुई है। पहले कार्रवाई नहीं होती है लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। मुस्कान जी, ईडी और सीबीआई जो है स्वतंत्र एजेंसी है, वो कोई इस तरह से नहीं कि बीजेपी के अंडर में है या भारत सरकार, वो अपना काम अपने हिसाब से करती है। स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। उनको जहां जब टिप्स मिलती है अपना काम करते हैं वो लोग। और ये निरंतर चल रहा है देश में, कोई ऐसा नहीं है कि आज वहीं पे हुआ है। लगातार ईडी अपना काम कर रही है, और ईडी का गठन होने के बाद से जितना काम पिछले कुछ सालों में किया है उतना काम कभी नहीं किया। और कितना 2 नंबर का पैसा जो देश का ये लोग दाब के बैठे थे, वो पैसा सामने निकल के आया है। ये मैं इसके लिए ईडी को धन्यवाद देता हूँ कि ये 2 नंबर का जो पैसा था, जो काला धन था, उसको वो देश के सामने ले पाए और जनता के सामने वो सच्चाई आ पाई। ठीक है, मैं मुन्ना खान जी आ रही हूँ। एक बार मैं दीपक राय जी के पास जाके आती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। आप इसी बात पर अपनी राय रखिएगा। एक बार दीपक राय जी के पास मैं जाती हूँ। दीपक राय जी, बीजेपी जो है वो पूरे मसले में, पूरे सियासी संकट में अपना एक बयान देकर साफ हो गई है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खुद जो बागी विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी से गठबंधन कर लीजिए, हम आपके पास वापस आ जाएंगे। आखिर ये कैसे संभव है? और कल रात भी जो शिंदे हैं वो उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। आज शाम 4 बजे भी वो असम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी कह रही है कि हम इसमें कहीं भी नहीं है। आखिर ये कैसे हो सकता है? देखिए मुस्कान जी, देखिए आज तो ये कि कोई भी राजनीति का एक लेमैन भी है, वो चीज बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझता है। जिस तरह से इतनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बीजेपी अपनाती है, जहां भी थोड़ा भी मौका मिलता है तो वहां पे कोशिश करती है गवर्नमेंट बनाना। जहां तो पूरा इनको एक तरह से वही मिल जाए, पूरा 106 सीट इनके पास है, और सभी जानते हैं कि जो विधायक ये जो विद्रोही विधायक हैं, इनके पास रास्ता करना चाहते हैं, एक ही रास्ता है केवल बीजेपी में जाने का, और नहीं रास्ता है। ये नहीं कि उधर आकर बोले कि नहीं आप आ जाइए मुख्यमंत्री रहे, ये तो बोल नहीं सकते। इनको राज एक कहीं दिखा कि बीजेपी में जो है, बीजेपी सपोर्ट पाके कहीं जो है गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो बीजेपी से भाग नहीं सकती। दूसरी तरफ जहां तक ईडी की बात है, बीजेपी ये भी नहीं कह सकती कि नहीं हम जो ईडी की कार्रवाई करती है वो स्वतंत्र संस्था है, कर रही है। सवाल है कि जब टाइमिंग अगर देखिए इनके रेट की, वो थोड़ा सा कहीं कहीं करेक्ट होती है कि उसमें जो है कहीं कहीं ये पार्टी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, विपक्षी दलों को धमकाने दिया। आज जो खोलकर जी हैं, तेलंगाना के पूर्व मंत्री है, ये सब घोटाला आज का घोटाला नहीं, एक दिन का घोटाला नहीं है। बिल्कुल, आप आज कल उनके उलट पड़ेंगे। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी एक दिन नहीं बन जाती जब उधर सरकार की गवर्नमेंट जो है खतरे पड़ती है। या और भी कई ऐसे केसेस हुए जहाँ विपक्षी दलों को साथ कर रहे हैं, इनसे भी बीजेपी जो भाग नहीं सकती इन चीजों से। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कहीं कहीं जो है बागी ग्रुप, जो सिंधे ग्रुप है, वो उन्होंने एक रोशनी देखी बीजेपी में जाने की। रास्ता क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है बीजेपी की बनेगी और सिंधे ग्रुप से सपोर्ट करेगा, उनकी मिलजुल के जो है गवर्नमेंट बनेगी, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
ठीक है, यानी कि आपका ये मानना है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ सकती है गठबंधन में। लेकिन मैं एक बात समझना चाहूँगी दीपक राय जी, अभी ये कहा जा रहा है कि पिछले अपने कार्यकाल में शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री आए थे महाराष्ट्र में, मुंबई में वो आए थे, वहाँ पर वो खुद महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करके गए हैं, उनकी तारीफों में उनके काम के कसीदे पड़े गए। देखिए, ये तो है ही है, कहीं कहीं जो राजनीति इस तरह की चीजों को जो है एक तरह से करना पड़ता है पब्लिक उसमें। लेकिन काम देखिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो पब्लिक सपोर्ट करे, जनता का समर्थन मिले सरकार को। क्योंकि साफ बात है, देखिए जो कांग्रेस है और जो एनसीपी है उनका असर बढ़ता जा रहा था, और उधर ठाकरे जो गवर्नमेंट थी वो विधायकों से का उनको भी नहीं सुनते थे, 2.5 साल में उनको मिलने नहीं दे गया। और जो शिवसेना का जो अपना एक तरह से एजेंडा है, चाहे हिंदुत्व का कह लीजिए, चाहे भारतीय संस्कृति और मराठा संस्कृति का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने का जो मेन एक तरह से एजेंडा है, उससे कहीं ये लोग भाग रहे थे। तो शायद उनके एक तरह से गुस्सा था, आक्रोश था, उसको शायद कहीं हवा नहीं मिली थी। तो 2.5 साल तक उन्होंने देखा कोशिश करने की, मिलने की। सिंधु ने खुद बोला कि हमने बहुत बात कोशिश है, तो उसी का नतीजा है कि वो एक तरह से बागी हो गए हैं और शायद बीजेपी में जाएंगे और कोई रास्ता नहीं सकता। ठीक है मुन्ना खान जी, अब आप अपनी बात रखें और इस बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि आखिर क्या कारण रहा जो एकनाथ शिंदे इतने विधायकों के साथ बागी हो गए। मैं बता रहा हूँ, तो तीन सवाल थे हमारे झा जी के बीजेपी के जो मित्र हैं, तीन सवाल थे, मैं तीनों का जवाब देता हूँ। पहला सवाल तो हमारे बीजेपी के मित्र ये कह रहे थे कि पुलिस के मौजूदगी में महाराष्ट्र में कैसे तोड़फोड़ होगी। मैं कहता हूँ झा जी, दिल्ली में अमित शाह की पुलिस को रहते जंगे हो जाती है, कैसी बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल, इन्होंने ईडी का कहा कि ईडी स्वतंत्र है। मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, 8 साल के अंदर 5420 केस रजिस्टर्ड हुए ईडी के द्वारा, जिसमें 112 केस मात्र कांग्रेस के समय में थे। मतलब 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में ईडी के द्वारा 112 केस रजिस्टर्ड होते हैं और 8 साल में ये शाह और शहंशाह के जोड़ी के द्वारा 5420 केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और 2014 के बाद ही जाना है लोग कि ईडी है क्या, जिस तरह से उन्हें मिसयूज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं अगर तथ्य है, मैं कह रहा हूं कोई करप्ट है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सहयोग करता हूं, कांग्रेस पार्टी भी सहयोग करती है, लेकिन बेवजह किसी को परेशान करना, प्रेरित करना, चलती हुए सरकार को तोड़ना, जब से 8 साल से बीजेपी की सरकार है, किसी भी राज्य में सही तरीके से सरकार नहीं चल पा रही है। इनकी मंशा जग जाहिर है, जिस तरह से 6-7 राज्यों में इन्होंने किया है, कर्नाटक हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। तो मैं कहता हूँ इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या न करें, चुने हुए सरकार को चलने दिया करें। और बात जो है ना, ये इस तरीके से बात फैलनी नहीं चाहिए और मीडिया में हवा बनाने की कोशिश न करें। और अग्निपथ का जो मसला है उसे मेन मसला दबाने की ही चाल है, मैं यही कह रहा हूँ जी। ठीक है, जहाँ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुन्ना खान जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करते हैं। आपने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया, राहुल गांधी को आपने बचाने की जो पूरी कोशिश की, आप जांच होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए। जांच प्रक्रिया से अमित शाह जी भी गुजरे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी गुजरे हैं, उन्होंने सहयोग किया और बातचीत बरी हुए। आप जांच इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि आपको पता है कि दाल में जांच होने की मेन वजह क्या है? किसी की 25 एमएलए को नोटिस दे दो, जो भी किसी ने 25 एमएलए को सरकार गिरवा दो। ये है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है नहीं, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। ये सीधे शाह और शहंशाह की तानाशाही है, जिस तरह से लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है। 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात। अमित शाह जी के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे लगे थे, उन्होंने जांच में सहयोग किया और वो फर्जी मुकदमे सारे झूठे साबित हुए और वो बरी हुए। मोदी जी के ऊपर भी कई मुकदमे लगे थे और वो झूठे साबित हुए और बरी हुए, और जांच की प्रक्रिया में वो पूरे गुजरे। आपकी तरह ये ड्रामेबाजी करके लोग की बात करते हैं और लोगों की हत्या करने का काम करते हैं। जी मेरे मान्यवर, मैं 25 एमएलए एमपी का आपके नाम गिनवा दूंगा, आप उसके यहाँ ईडी भेजोगे? व्यापम घोटाला हुआ, क्या आप अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के यहाँ ईडी भेजोगे? अमित शाह ने ईडी को बीजेपी ने भेजती, दोबारा बता दूं आपको, ईडी को बीजेपी ने भेजती।
सरकार के अंदर नहीं आती ईडी, स्वतंत्र एजेंसी है ईडी। अगर स्वतंत्र ही होती, अगर स्वतंत्र ही होती जज साहब, अगर ईडी स्वतंत्र होती तो आज ही क्यों कार्रवाई होनी थी? जो दिए थे पी चिदम्बरम आप मुझे ये बताइए जज साहब, श्याम झा जी, आज ही क्यों कार्रवाई हुई फिर अर्जुन के खिलाफ, अर्जुन खोतकर के खिलाफ आज ही क्यों कार्रवाई हुई? पहले क्यों नहीं हुई? सहयोग है। क्या सहयोग है? आप ये समझ नहीं रहे हैं क्या? आपको सुनिए जज साहब, सुनिए, आंखों देखा आप कैसे झुठला सकते हैं? आंखों देखा कैसे झुठला सकते हैं आप? कार्रवाई नहीं करती। आंखों देखा कैसे झुठला सकते हैं आप? कहीं भी देख लीजिए, हर जगह आपको कनेक्शन मिल जाएगा ईडी की कार्रवाई का। ये सहयोग नहीं, प्रयोग है जाजी। आप सत्य से भागे ना जी। ये जो ईडी ने जो कार्रवाई की है, ईडी कोई भाजपा से पूछ के नहीं जाती कब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब भाजपा जाना से है। जो पूछेगी भाजपा खुद आदेश देती होगी। कार्य करने का तरीका है, अब उनको जब जिस हिसाब से काम करना है काम करती है ईडी। मुस्कान जी, 5420 केस 8 साल में मोदी सरकार के राज में रजिस्टर्ड हुए ईडी के द्वारा, जिसमें एक भी बीजेपी नेता का नाम नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का एक भी नेता का नाम क्यों नहीं है, और बीजेपी के एक भी नेता के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए जज साहब। राज्य में मुन्ना खान सरकार ईडी चल को रही जब है। लगेगा और ईडी को ईडी को नहीं लगेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ जाति और हमारी बात ईडी सुनिए। बीजेपी के नेताओं पे भी कार्रवाई करेगी। जाति हमारी बात पूरी होने दे। मैं कह रहा हूँ ईडी को लगेगा तो क्या मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाला है ये जब जाहिर नहीं है? जांच चल रही है, किसी की जांच चल रही है? नहीं, 8 साल से जांच चल रही है, 8 साल से जांच चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भैया जो संस्था जांच कर रही है वो हमारे आपके कहने से तो नहीं चल रही है ना, उनको जांच करने दीजिए। नहीं आकर तो उनके पास ईडी कब जाएगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। शिवराज सिंह कब इस्तीफा देंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुन्ना खान जी, हाँ। जब ईडी के दफ्तर का घेराव करने गए थे तब पूछ लेते वहीं पे कि ईडी कोई भाजपा की संस्था नहीं है जो। अरे तो राहुल गांधी जी को बुला करके ईडी को क्या मिला? आपने 55 घंटे पूछ लिए, 6 दिन बुला लिया, क्या मिला? कांग्रेस पार्टी को क्या मिला और क्या मिल रहा है? ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी ने खुद कहा कि राहुल गांधी जी नमस्कार, हमें आपसे कुछ सीखने को मिला है, और आप जैसे नेता की नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ उन्होंने खुद कहा कि ईडी ने खुद कहा राहुल गांधी जी नमस्कार, और आप जैसे नेता की इस देश को सख्त जरूरत है, आप जैसे सच्चे सिपाही की बहुत जरूरत है। मैं भी कहता हूँ आपके जैसा नेता अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि वो रहेंगे तभी हम सरकार बन पाएगी बीजेपी की। हाँ पूछ लो। हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी डंडे लेकर के युवा ढूंढ रहे हैं, अभी टेंशन में रहो आप। 2024 नजदीक है और 3 राज्यों में चुनाव होने अभी। बीजेपी की जो ये बलाई वाली थी ना, वो अभी जाने वाली है। 3 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उससे पहले 4 राज्यों में चुनाव हुए वो चुनाव होने अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ क्या हुआ? अरे वो तो बताएगा ना क्या हुआ चुनाव। अभी डंडे लेके युवा ढूंढने भी, अभी टेंशन में रहो, जाके अभी आने वक्त आने दो। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास, एक बार फिर से आ रही हूँ। दीपक राय जी, देखिए एक सवाल जो है थोड़ा सा पीछे अगर जाकर देखें तो देश में जब बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई जब चल रही थी तो उससे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ा गया। जब वो मुद्दा ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। वो मुद्दा ज़्यादा बढ़ा तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी वाला आप देख लीजिए, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई, वो केस आया। उससे ध्यान भटकाने के लिए अग्निपथ, और अग्निपथ से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये, और इसमें एक बार फिर से ईडी की एंट्री। ये तमाम जो चीजें आखिर देश में चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, देश जा किस ओर रहा है? देखिए मुस्कान, ये जो महाराष्ट्र में जो सियासी संकट आई है इसके लिए आप ध्यान भटका नहीं सकते, क्योंकि इसमें देखिए खुद उद्धव ठाकरे की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। खुद उन्होंने कमजोर बना। इसमें आप बीजेपी को कमजोर कहने की इन्होंने बीजेपी ने मुद्दा भटकाने की कोशिश की है। तो मैं इसमें जो है कोई ऐसा सॉलिड तथ्य नहीं मानता, कोई इसका पेश नहीं होता है, क्योंकि अगर उधर सरकार खुद उनके विधायक अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी गलती है। आप चाहिए, आप ईडी का इसमें कोई बहुत अधिक रोल नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए आपके पास पेपर विधायक है, उसमें से आपके 48 विधायक निकल जाते हैं जहाँ तक आ रही है, केवल 12 या 13 विधायक आपके साथ रह जाते हैं। एक तरह से आपकी गलती है। और उन्होंने जो बोला है, विधायकों ने बोला कि 2.5 साल में सुनवाई नहीं हुई, और एक तरह से टॉपिक जो देखा गया कि जो हिंदुत्व का जो एजेंडा था शिवसेना का, शायद वो तब क्या रह गया। उन्होंने 370 को कुछ नहीं बोला, सीए एनपीआर को कुछ नहीं बोला, चाहे कश्मीर में जो घटनाएं उन पर कुछ नहीं बोला, जो हमेशा हमारा साथ जो है
हमेशा इस चीज को फॉलो करते थे, राष्ट्रीय मुद्दे पे राष्ट्रवाद, वो चीज कहीं पे नहीं दिखी। एक तरह से आप खुद उधर सरकार जो उनकी अपनी गलती, इसमें आप बीजेपी को कहिए कि मुद्दा जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने नहीं सकते थे, इसमें बहुत अधिक तथ्य नहीं है, फिलहाल इसकी अपनी गलती है, इसमें मानना चाहिए। तो ये अगर करती है तो चाहे कांग्रेस करती चाहे बीजेपी करती, इसमें बहुत अधिक आप जनता जो इसका समर्थन नहीं करे। जहां तक कांग्रेस के लोकतंत्र अभी बोल रहे थे, कांग्रेस के भाई साहब लोकतंत्र की हत्या कर दी बीजेपी। आप देखिए 106 सीटें लेके बीजेपी सबसे बड़े टॉप पे पार्टी थी, तो जनता का समर्थन तो बीजेपी शीर्ष में मिला था, तो आपने कैसे उधर कांग्रेस को एक तरह से सपोर्ट किया? वो भी तो लोकतंत्र की हत्या है। आप जनता क्लियरली आपको दे रही है, वहां पर कोई आदमी केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए सत्ता में आ जाता है, तो ये भी लोकतंत्र की हत्या है, तो ये भी समय में था। ठीक है मुन्ना खान जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 106 एमएलए थे, तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? बहुमत आपकी नहीं थी, अगर 3 गठबंधन सरकार चल रही, यही तो पेट में दर्द हो रहा था बीजेपी को, जो हजम नहीं हुई। मैं तो यही चीजें बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी एक मुद्दे को दबाने के लिए जनता ने जो हमारी बात को पूरी होने दे, हमें बात पूरी होने दे। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी एक मुद्दे को दबाने के लिए फिर ये नया मुद्दा इसको खड़ा किया जा रहा, जिसके कोई तथ्य कहीं नहीं मिलते। आप देख लो, जब से बीजेपी की सरकार है, काम का जो फोकस है, जो गहन मुद्दे हैं, जो अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जो जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, और जितने बीजेपी के लुभावने वादे थे, जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े जुमले थे, किसी भी जुमले पे, किसी भी वादे पे आज तक काम नहीं हुए। नहीं, इनकी जो 2 करोड़ रोजगार 30 साल की वो नहीं पूरे हुए, इनकी जो महंगाई कम होने के वादे थे वो पूरे नहीं हुए थे, इनके अच्छे वादे थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब आए फलान ढिगाम सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब आए फलान ढिगाम सरकार। तो ये सब वादे हवाई है। तो जनता को गुमराह करने के लिए नए वादे तरीके ढूंढे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हो या हिंदुत्ववादी हो या राष्ट्रवादी हो या किसी तरह के और कोई वादी हो, या किसी सरकार को तोड़वा दो, या कहीं कोई बड़े नेता पीढ़ी भिजवा दो। ये तमाम हथकंडे जो बीजेपी अपना रही है, तो ये बीजेपी ये जनता देख रही है पूरे हिंदुस्तान की, और तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। सवाल के तो जवाब आपको देने होंगे, और इस बार आप जवाब से बच नहीं सकते। जिस तरीके से जनता के ऊपर आक्रोश है, जनता में इस बार आपके लिए जिस तरह से आपने जो लंबे वादे किए, वादे पूरे नहीं हुए, चाहे वादा बीजेपी किसी भी एमएलए एमपी का हो, कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये जनता देख रही है, और अभी राज्य के चुनाव है, और 2024 भी बहुत नजदीक है, इस बार जनता सबक सिखाएगी आपको। ठीक है, दीपक राय जी कुछ कहना चाहते? दीपक राय जी। जी, सबसे बड़ी चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि दोनों पार्टियां जो एनसीपी और कांग्रेस जो है उधर गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने जब तक बात कभी उनकी सपोर्ट में एक भी बयान नहीं दिया। आप कमलनाथ के यहाँ बोला कि जो विधायक है वो इंटैक्ट है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। एनसीपी ने भी कभी नहीं बोला कि हमारे विधायक, उन्होंने यही बोला कि हमारे विधायक इंटैक्ट है, वो किसी और का सपोर्ट। उन्होंने कभी दोनों पार्टी को खुलकर सामने आके कहना चाहिए था कि नहीं उधर सरकार का सपोर्ट करते हैं, उनकी विधायकों को हम भी बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे एक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में चुप बैठा था, कहते थे अगर आप किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट संकट में आते तो उसको हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये भी बड़ा एक तरह से विपक्ष। चलिए ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे आप सभी के पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार जारी है, इसी बीच आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। इससे पहले तमाम जो सियासी दावपेच है वो किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, और उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर विधायकों को नोटिस अगर भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता बागी विधायकों को, ये देखने वाली बात होगी। इधर फडणवीस से मुलाकात की है रामदास अठावले ने, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि दादागिरी का उत्तर दादागिरी से ही देंगे। ये बात रामदास अठावले ने कही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार एक के बाद एक नया मोड़ आता जा रहा है, और ये जो है वो तमाम ये जो राजनीति है वो दिलचस्प हो गई है। आपको बता दें कि रत्नागिरी में कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है कि गद्दारों को ठोको और ठाकरे ब्रांड बचाओ। ये जो पोस्टर है, ऐसे बैनर जो है वो रत्नागिरी जिले के खेड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से लगाए गए हैं।
ये बैनर मुंबई गोवा हाईवे पर खेड़ भरने नाका इलाके में लगाए गए हैं। पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि कोंकण की भूमि वफादारों की है। बैनर पर एक तरफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की भगवा शॉल पहने तो दूसरी तरफ मनसे के प्रदेश महासचिव वैभव खेडेकर की तस्वीर लगाई गई है। यानी कि ये जो बैनर हैं वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके समर्थन में लगाए गए हैं। इधर गुवाहाटी की बात करें तो असम पुलिस ने शिवसेना पदाधिकारी को हिरासत में लिया है। एक पदाधिकारी को हिरासत में लिया गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि हिरासत में लिया गया पदाधिकारी अचानक गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू होटल पहुंचा और दावा किया कि वो एकनाथ शिंदे से मिलना चाहता है। उसने ये भी कहा कि वो शिंदे से मिलकर उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात के लिए राजी करना चाहता है। अब हिरासत में लिए गए पदाधिकारी ने खुद को असम शिवसेना का अध्यक्ष भी बताया है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी और सहयोगी दलों की बैठक लगभग खत्म हो गई है। बैठक में शामिल रामदास अठावले ने यह कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हम फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन अगर कोई स्थिति होती है तो जरूर इस पर बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। इधर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बागी विधायक वहां बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा होता कि वो असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए होते। फिलहाल बात एक बार फिर से कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लगातार सियासी दांवपेच चल रहे हैं और दोनों ही राजनीतिक दल यहां पर सियासी दांवपेच खेलने की कोशिश में है। आपको बता दें कि लगातार इस पर अब अपडेट सामने आ रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बात करें तो उन्होंने गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बागी विधायक वहां बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ये होता कि वो असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए होते या फिर वहां किसानों की मदद करते। उन्होंने कहा कि जनता के सेवा के लिए सरकार बनती है। महाराष्ट्र की जनता ने जितने विधायकों को सेवा के लिए चुना वो असम में बैठे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीपक राय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। जी, जो सुप्रिया सुले ने कहा जो टर्न कहा है कि वो आसाम में भारत में ब्रिटेन से आता है, मुझे तो उन्होंने 2.5 साल में भी करना चाहिए था, तो एक्सपेक्ट किया गया था। शायद उनको जब कुछ करना ही नहीं दिया गया, जैसा उन्होंने बोला कि हम लोग को कोई एक तरह से गवर्नमेंट में रोल ही नहीं था। एनसीपी और कांग्रेस की बात सुनी जाती थी और उनके जो विधायक उनकी बात सुनी जाती थी, उनका सच बढ़ता जाता है। तो इसी का नतीजा उन्होंने ये तेवर दिखाया। तो अगर इनको अगर इतनी चिंता थी तो बॉम्बे में भी बाढ़ आने वाली है, बारिश होने वाली, वहाँ भी जो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज देखिए, कहीं कहीं जो है उधर सरकार से है, चाहे उधर ठाकरे राजनीति में परिपक्व नहीं रहे, चाहे उसी का नतीजा है कि जब आप जनता से कनेक्ट नहीं होते, पब्लिक से कनेक्ट नहीं होते, और सबसे बड़ी चीज अपने विधायकों से कनेक्ट होते हैं। आपकी ताकत जो है आपके विधायक है, उनकी अगर आप नहीं सुनते हैं और कहीं कहीं जो एक विचारधारा रही है शिवसेना की, चाहे आप हिंदुत्व की विचारधारा कहिए, चाहे महाराष्ट्र संस्कृति की विचारधारा, वो कहीं कहीं नेगलेक्ट हो रही है। तो उसी की वजह से आज इसका बढ़ा, ये कोई छोटी बात नहीं हो रहा है। ठाकरे को जो है महाराष्ट्र में चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है। तो आज ये जो ताकत मिली है, ये भी सही बात है, कहीं कहीं जो है बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है, तभी इतनी ताकत मिल रही है उनको। अदरवाइज सिंधी की इतनी ताकत नहीं सकती है क्योंकि वो बाहर है। तो उनको एक रास्ता दिखा है, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं था अगर वो वापस आते हैं तो गलती करके वो भी कोई छोड़ने वाला है तो नहीं है। तो उन्होंने पूरा देख लिया कि कॉन्फिडेंस आया उनके कि नहीं है बीजेपी जो हमको सपोर्ट कर रही है, पूरा एक तरह से पूरा कॉन्फिडेंट हो गया, तभी उन्होंने एक तरह से ये तेवर दिखाए। तो शायद यही होना है कि वहाँ की गवर्नमेंट को जो है सरकार ये रोड टेस्ट के लिए गवर्नर बोलेंगे और पार्टी को बुलाएंगे, उसमें जो है फेल होगी उधर सरकार को, इससे दूसरे बीजेपी को बुलाया जाए और बाकी विधायक। ठीक, श्याम झा जी, रामदास अठावले कह रहे हैं कि दादागिरी का जवाब दादागिरी से ही दिया जाएगा, क्या मतलब है इसका? देखिए, उद्धव ठाकरे ने जब से सरकार बनाई है, उद्धव जी के लिए एक जो कहावत है सटीक है, कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल। उनको जिस प्रकार से सरकार चलाना चाहिए था वो ना करके उन्होंने जो तानाशाही की, जिस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाई, आज ये मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को घसीट कर ले जाया गया, पीटा गया, तो सवाल के जवाब ना दे करके आप ये दादागिरी करेंगे,
सवाल तो पूछेगी मीडिया, मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप मीडिया को दबाएंगे, आप जनता को दबाएंगे, आप फिल्म स्टार को दबाएंगे, तो ऐसे अगर सरकार चलाएंगे तो ये होना तो यही है। जनता ने जो मैंडेट दिया, शिवसेना बीजेपी गठबंधन को दिया, आपने जनता के मैंडेट को ताक पे रख के कांग्रेस और एनसीपी के साथ आपने सरकार बना ली और जनता के मैंडेट को आपने ठुकरा दिया, तो उसको जनता का जवाब भी मिलेगा उनको, जिस प्रकार से उन्होंने किया है। और वो जो एमएलए जो बागी होकर के गए हैं, उनको भी पता है कि हमें क्षेत्र में जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो वहां जाकर के गए ताकि दोबारा जाने लायक तो रहे जनता के बीच, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा था कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, इसलिए नहीं भेजा था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो जनता को जवाब देना है उन्हें, तो इसलिए वो गए और वो दबाव डाल रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। आज उद्धव जी अगर इस तरह से दादागिरी नहीं करते और जो जनता का मैंडेट था उसको स्वीकार करते, तो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहिए था उनको। ठीक है, मुन्ना खान जी। मुस्कान जी, मैं अपने बीजेपी के मित्र जो हमारे जहा जी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 2 बार पूरे डिबेट के अंदर 2 बार इन्होंने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया। मैं कहता हूँ बड़ा दुख हुआ इनको, अर्नब गोस्वामी को जेल हुआ। मैं कहता हूँ वो जिस तरीके से उनकी बात निकलती थी, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, क्या वो भाषा शोभनीय थे? तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और चैलेंज देता हूँ, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत लेट कर दी उद्धव ठाकरे को जेल ठीक है, मुद्दे पर आइए। उनकी तो पिटाई ढंग से होनी चाहिए थी। ठीक है, वो तो बहुत लेट कर दिया। ठीक है मुन्ना खान जी, आखिरी 30 सेकंड है, जल्दी से बात खत्म करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कभी नरम नरम कभी गरम गरम की राजनीति इस समय देखने को मिल रही है महाराष्ट्र की सियासत में, इसी बीच अब आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने, उनकी तबीयत खराब है लेकिन इसी बीच उन्होंने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है, शिवसेना भवन में पहुंच गए हैं और कुछ ही समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होगी और इस बैठक में अब देखना होगा कि क्या जो बागी विधायक हैं, जो 16 बागी विधायकों की योग्यता को उनको अयोग्य करार देने की बात कही गई है, अपील की गई है डिप्टी स्पीकर से, उस पर इस बार इस समय क्या फैसला आता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ खास रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज।